हम्म कल्पना कीजिए कि हमारे आसपास मौजूद हर एक चीज अचानक से गायब हो जाए। आपका फोन, मेज, कमरे की दीवारें, सब कुछ। मतलब पूरी तरह से अदृश्य हो जाए। हाँ, बिल्कुल। आपकी आंखें एकदम ठीक काम कर रही हैं, उनमें कोई खराबी नहीं है, लेकिन फिर भी आप कुछ नहीं देख पा रहे। ऐसा इसलिए क्योंकि जो चीज हमें दृष्टि देती है, वही गायब है। और वो अदृश्य लेकिन सबसे ताकतवर ऊर्जा है प्रकाश। सही कहा। तो हमारे आज के इस गहन विश्लेषण यानी डीप डाइव में हम इसी रहस्यमयी ऊर्जा पर बात करेंगे। हमारे पास के स्टडी हब के नोट्स की एक बहुत ही बढ़िया स्लाइड डेक है। बिल्कुल। और आज हम सिर्फ रटेंगे नहीं बल्कि समझेंगे कि प्रकाश काम कैसे करता है और हमारी दुनिया हमें वैसी क्यों दिखती है जैसी वो है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। ये रही अब नेक्स्ट स्लाइड। पहली स्लाइड में बताया गया है कि प्रकाश आखिर है क्या। तो अगर इसे बिल्कुल एक टीचर की तरह आसान भाषा में समझें तो प्रकाश ऊर्जा का ही एक रूप है जो हमारी आंखों में विजन या दृष्टि पैदा करता है। अच्छा, मतलब ये खुद तो प्रकाशित होता ही है, साथ ही दूसरी चीजों को भी हमारे लिए विजिबल बना देता है। एकदम सही। जब प्रकाश किसी वस्तु पर पड़ता है तभी वो हमें दिखाई देती है। और विज्ञान के जिस शाखा में हम इसके गुणों का अध्ययन करते हैं उसे प्रकाशिकी या ऑप्टिक्स कहते हैं। तो ये तो हो गया इसका काम। अब देखते हैं कि इसकी प्रकृति कैसी है। ये रही अब नेक्स्ट स्लाइड। यहाँ प्रकाश की प्रकृति और गति की बात की गई है। ये हिस्सा सच में बहुत दिलचस्प है। स्लाइड के अनुसार प्रकाश की दोहरी प्रकृति होती है जिसे ड्यूअल नेचर कहते हैं। दोहरी प्रकृति मतलब ये दो अलग अलग रूपों में रहता है। हाँ, पहला है कण प्रकृति यानी पार्टिकल नेचर। इसमें प्रकाश ऊर्जा से भरे बेहद छोटे छोटे कणों से बना है जिन्हें फोटॉन कहते हैं। ओके। और दूसरा? और दूसरा रूप है तरंग प्रकृति या वेव नेचर। इसके हिसाब से प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। और एक बहुत खास बात, ये बिना किसी माध्यम के भी निर्वात में एकदम सीधी रेखा में चलता है। मतलब एक ही चीज एक ही समय पर कण भी है और तरंग भी। ये तो बहुत ही अजीब बात है। और निर्वात में इसकी गति क्या होती है? इसकी स्पीड तो हैरान करने वाली है। निर्वात या वैक्यूम में प्रकाश की चाल 3 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। बाप रे! मतलब प्रकाश एक ऐसी सुपरफास्ट गाड़ी की तरह है जिसे चलने के लिए किसी सड़क की भी जरूरत नहीं है। बिल्कुल सही कहा आपने। इसी वजह से सूरज की रोशनी अंतरिक्ष के खालीपन को पार करके बहुत ही आराम से हम तक पहुंच जाती है। तो अगर ये तरंग है तो क्या ये पानी की लहरों की तरह चलती है? ये रही अब नेक्स्ट स्लाइड। यहाँ 1678 के हाइजेंस के तरंग सिद्धांत का जिक्र है। हाँ, हाइजेंस ने बताया था कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है जिसे ट्रांसवर्स वेव कहते हैं। ट्रांसवर्स वेव, इसे थोड़ा आसान भाषा में समझाएंगी? जरूर। मान लीजिए एक शांत तालाब है और आपने उसमें पत्थर फेंका। लहरें तो आगे बढ़ती हैं, लेकिन पानी के कण असल में आगे नहीं जाते। वो सिर्फ अपनी जगह पे ऊपर नीचे हिलते हैं। अनुप्रस्थ तरंग में ऐसा ही होता है। अच्छा, तो वो सिर्फ ऊटर ही जे होते हैं। तो इसमें क्रेस्ट और ट्रफ क्या है? इस लहर का जो सबसे ऊंचा हिस्सा या शिखर होता है उसे क्रेस्ट कहते हैं और जो सबसे निचला हिस्सा या गर्त होता है उसे ट्रफ कहते हैं। गिटार की तारें, पानी की लहरें और प्रकाश, ये सब इसी के उदाहरण हैं। तो क्या उस समय के सभी वैज्ञानिक इस लहर वाली बात से सहमत थे? विज्ञान में तो अक्सर बड़े विवाद होते हैं। ये रही अब नेक्स्ट स्लाइड। यहाँ न्यूटन का कण सिद्धांत है। न्यूटन का सोचना बिल्कुल अलग था। उनका मानना था कि प्रकाश लहर नहीं बल्कि छोटे छोटे कणों से बना है जो हमेशा सीधी रेखा में चलते हैं। तो न्यूटन लहर वाले सिद्धांत के खिलाफ थे? हाँ, क्योंकि उनका तर्क था कि प्रकाश के कुछ खास गुण जैसे परावर्तन और अपवर्तन केवल कणों के आधार पर ही सही से समझाए जा सकते हैं। तो एक तरफ हाइजीन्स कह रहे हैं तरंग और दूसरी तरफ न्यूटन कह रहे हैं कण। दोनों में से सही कौन था? मजे की बात यह है कि दोनों ही सही थे। प्रकाश कुछ स्थितियों में तरंग की तरह व्यवहार करता है और कुछ में कणों की तरह। यही तो दोहरी प्रकृति की खूबसूरती है। ये तो सच में दिमाग घुमाने वाला फंडा है। खैर, अब देखते हैं कि ये प्रकाश आता कहां से है। ये रही अब नेक्स्ट स्लाइड। यहाँ प्रदीप्त और अप्रदीप्त वस्तुओं की बात की गई है। ये वर्गीकरण बहुत ही सरल है। प्रदीप्त या ल्यूमिनस वस्तुएं वो हैं जो खुद की रोशनी पैदा करती हैं, जैसे हमारा सूर्य या जलता हुआ बल्ब। और अप्रदीप्त वो होंगी जो खुद की रोशनी नहीं बनाती। बिल्कुल। अप्रदीप्त या नॉन ल्यूमिनस वस्तुएं
खुद का प्रकाश नहीं बनाती, बल्कि दूसरों के प्रकाश को रिफ्लेक्ट करती हैं, जैसे चंद्रमा, दीवार या कोई किताब। मतलब हम कभी किसी किताब या दीवार को सीधे देखते ही नहीं हैं, हम तो बस उस रोशनी को देखते हैं जो उनसे टकराकर हमारी आंखों में घुस रही है। एकदम सटीक बात कही आपने। बिना रिफ्लेक्शन के हमें कुछ नहीं दिखेगा। अच्छा, और प्रकाश किन चीजों के आर पार जा सकता है? ये रही अब नेक्स्ट स्लाइड। पारदर्शी, अर्धपारदर्शी और अपारदर्शी माध्यम। पारदर्शी या ट्रांसपेरेंट माध्यम वो है जिनसे प्रकाश पूरा आर पार निकल जाता है, जैसे साफ कांच या पानी। जिनसे सब साफ दिखता है। हाँ, फिर आते हैं अर्धपारदर्शी या ट्रांसलूसेंट माध्यम। इनमें प्रकाश आंशिक रूप से ही पार हो पाता है, जिससे चीजें धुंधली दिखती हैं, जैसे धुंधला कांच या कोहरा। सर्दियों में कोहरे के समय ऐसा ही होता है ना, सामने की चीजें साफ नहीं दिखती। हाँ, क्योंकि वो कोहरा एक अर्धपारदर्शी माध्यम बन जाता है। और तीसरी होती है अपारदर्शी या ओपेक वस्तुएं, जो प्रकाश को बिल्कुल पार नहीं होने देती, जैसे लकड़ी या पत्थर। अभी हमने रोशनी के टकराकर लौटने की बात की थी। ये होता कैसे है? इसके क्या नियम है? ये रही अब नेक्स्ट स्लाइड। प्रकाश का परावर्तन। जब प्रकाश की किरण किसी सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट आती है, तो उसे परावर्तन या रिफ्लेक्शन कहते हैं। जो किरण गिरती है वो आपतित किरण है, और जो लौटती है वो परावर्तित किरण। जैसे शीशे से रोशनी का टकराना। हाँ, और इसका सबसे बड़ा नियम है कि आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है। I = R। मतलब जिस तिरछेपन से रोशनी टकराएगी, बिल्कुल उसी तिरछेपन से वापस भी पलटेगी। बिल्कुल। ये तो हो गया टकराकर लौटना। लेकिन जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में घुसता है, तब क्या होता है? ये रही अब नेक्स्ट स्लाइड। प्रकाश का अपवर्तन। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, मान लीजिए हवा से पानी में, तो उसकी गति और दिशा दोनों बदल जाती हैं। इसी मुड़ने को अपवर्तन या रिफ्रैक्शन कहते हैं। अच्छा, दिशा बदल जाती है, लेकिन क्या सब कुछ बदल जाता है? नहीं, एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। अपवर्तन में प्रकाश की गति तो बदलती है, पर उसकी आवृत्ति या फ्रीक्वेंसी कभी नहीं बदलती। और ये मुड़ता किस तरफ है? जब प्रकाश हवा जैसे विरल माध्यम से पानी जैसे सघन माध्यम में जाता है, तो वो अभिलंब की ओर मुड़ जाता है। तो इसके दैनिक जीवन में उदाहरण क्या होंगे? बहुत सारे हैं, जैसे पानी में आधी डूबी हुई पेंसिल का टेढ़ा दिखना, तारों का टिमटिमाना या पानी में पड़े सिक्के का ऊपर उठा हुआ दिखना। ओहो, मतलब पानी के अंदर जो सिक्का हमें जहां दिख रहा है, वो असल में वहां है ही नहीं। हमारा दिमाग हमें विज्ञान का एक भ्रम दिखा रहा है। सही कहा। हमारी आंखें रोशनी को सीधी रेखा में ही समझती हैं, इसलिए मुड़ी हुई रोशनी को वो सीधा करके एक झूठी छवि बना देती हैं। लेकिन क्या प्रकाश अंदर ही फंस भी सकता है? ये रही अब नेक्स्ट स्लाइड। पूर्ण आंतरिक परावर्तन। हाँ, ये तब होता है जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाने की कोशिश करता है। अगर आपतन कोण क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो जाए, तो प्रकाश बाहर निकलने के बजाय वापस अंदर ही परावर्तित हो जाता है। मतलब वो उसी माध्यम में पूरी तरह से फंसकर रह जाता है। बिल्कुल, इसे TIR भी कहते हैं। इसी पूर्ण आंतरिक परावर्तन की वजह से हीरा बहुत ज्यादा चमकता है और ऑप्टिकल फाइबर काम करते हैं। गर्मियों में सड़क पर पानी दिखने का भ्रम, जिसे मृग तृष्णा कहते हैं, वो भी इसी वजह से होता है। ये तो बहुत ही कमाल की तकलीफ है। अब थोड़ा रंगों की बात करते हैं। सफेद रोशनी से इंद्रधनुष कैसे बनता है? ये रही अब नेक्स्ट स्लाइड। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। हम जो सफेद रोशनी देखते हैं, वो असल में 7 रंगों का मिश्रण है। जब सफेद प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है, तो अपवर्तन के कारण वो 7 रंगों में बट जाता है। इसी को वर्ण विक्षेपण या डिस्पर्जन कहते हैं। अच्छा, और इन रंगों के क्रम को हम विबग्योर कहते हैं। हाँ, इस वर्ण क्रम में लाल रंग का अपवर्तन सबसे कम होता है, क्योंकि उसकी तरंगदैर्घ्य या वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है। मतलब लाल रंग सबसे कम मुड़ता है। बिल्कुल, और इसके ठीक विपरीत बैंगनी रंग का अपवर्तन सबसे ज्यादा होता है, वो सबसे ज्यादा मुड़ता है। इसीलिए खतरे के निशान हमेशा लाल बनाए जाते हैं, ताकि वो कम मुड़े और दूर से साफ दिखाई दें। एकदम सही लॉजिक लगाया आपने। अच्छा, तो अगर रोशनी बिखर सकती है, तो आसमान नीला और सूरज लाल क्यों दिखता है? ये रही अब नेक्स्ट स्लाइड। प्रकाश का प्रकीर्णन और विवर्तन। प्रकीर्णन यानी स्कैटरिंग का मतलब है प्रकाश का वायुमंडल के कणों से टकराकर फैल जाना।
नीले रंग का प्रकीर्णन सबसे ज्यादा होता है, इसलिए वो पूरे आसमान में फैल जाता है और आसमान हमें नीला दिखता है। और सूर्यास्त के समय सूरज लाल क्यों होता है? उस समय प्रकाश को वायुमंडल की एक बहुत मोटी परत पार करनी पड़ती है, तो नीला रंग रास्ते में ही बिखर कर खत्म हो जाता है और सिर्फ लाल रंग हमारी आंखों तक पहुंच पाता है। और इसी स्लाइड में विवर्तन भी लिखा है, वो क्या है? जब प्रकाश किसी बहुत छोटे छेद या तीखे किनारे से गुजरता है तो वो सीधी रेखा की बजाय किनारों से मुड़कर फैल जाता है। इसे विवर्तन कहते हैं। रुकावट जितनी छोटी होगी, प्रकाश का मुड़ना उतना ही ज्यादा होगा। तो हमने प्रकाश के लगभग सारे फंडे गहराई से समझ लिए हैं। अब बारी है फैक्ट्स की। ये रही अब नेक्स्ट स्लाइड, एग्जाम अलर्ट। यहाँ कुछ सीधे तथ्य हैं जो याद रखने चाहिए। चंद्रमा से परावर्तित प्रकाश को पृथ्वी तक आने में लगभग 2.3 सेकंड लगते हैं। सिर्फ 2.3 सेकंड? हाँ, और सूर्य का प्रकाश हम तक पहुंचने में 8 मिनट और 20 सेकंड का समय लेता है। प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है और सबसे बड़ी बात, हम चीजें तभी देख पाते हैं जब प्रकाश उनसे टकराकर हमारी आंखों तक पहुंचता है। तो अगर इस पूरे विश्लेषण को समेटें तो प्रकाश एक ऐसी तरंग है जो बिना माध्यम के भी चलती है, टकराकर लौटती है, माध्यम बदलने पर मुड़ती है और 7 रंगों में बिखर कर हमारी दुनिया को खूबसूरत बनाती है। सच में, अगर प्रकाश का ये सारा विज्ञान काम ना कर रहा हो तो हमारी दुनिया बिल्कुल बेरंग और अंधकारमय हो जाएगी। बिल्कुल सही बात है। खैर, अब इस डीप डाइव को खत्म करने से पहले मैं श्रोताओं के लिए एक बहुत ही रोमांचक विचार छोड़ना चाहता हूँ। वो क्या है? अभी हमने स्लाइड में पढ़ा कि सूर्य के प्रकाश को हम तक पहुंचने में 8 मिनट और 20 सेकंड लगते हैं। हाँ, बिल्कुल। इसका मतलब है कि हम जिस सूरज को अभी देख रहे हैं वो असल में 8 मिनट और 20 सेकंड पुराना सूरज है। हम वर्तमान नहीं, अतीत को देख रहे हैं। हो, इस नजरिए से तो मैंने सोचा ही नहीं था। और जरा सोचिए, जब हम रात में आसमान की ओर देखते हैं और जो तारे हमसे लाखों प्रकाश वर्ष दूर हैं, तो उनकी रोशनी तो लाखों साल पहले वहां से निकली थी। हाँ, तो क्या जब हम रात के आसमान को देखते हैं तो हम असल में ब्रह्मांड के इतिहास को लाइव नहीं देख रहे होते? क्या हमारी आंखें एक तरह की टाइम मशीन नहीं है जो हमें अतीत दिखा रही हैं? ये तो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला विचार है। बहुत ही गहरा सवाल है ना? तो श्रोताओं, इसी रहस्यमयी और विचार उत्तेजक सवाल के साथ हम प्रकाश के विज्ञान पर आधारित अपने आज के इस डीप डाइव को यहीं समाप्त करते हैं। हमारे साथ इस यात्रा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया।